Guys, welcome to Science Tracker. This is our next topic of इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक पार्ट ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दिया हुआ था इसका एक पार्ट है. इसके बाद हम बात करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में. तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है. गाइज मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बता दूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या. एक्चुअली में जो मेंडल ने बताया था अपने लॉज में कि ब्लेंडिंग नहीं होती करेक्टर्स में. ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग नहीं होती. तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसी को शो करता है. इनकम्प्लीट मतलब आधा, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट करेक्टर आधा शो हो पाता है. मीन्स अगर हम टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो इनके जो प्रोजेनी मिलेगी उस प्रोजेनी में इनके मीडियम जो साइज होगा वो साइज की प्रोजेनी मिलेगी, ना तो टॉल मिलेगा और ना ही ड्वार्फ मिलेगा. जैसा कि मेंडल ने अपने लॉ में कहा था कि या तो टॉल प्रोजेनी मिलती है या डॉर्फ प्रोजेनी मिलती है, लेकिन इनमें ब्लेंडिंग नहीं होती. मेंडल ने साफ कहा था. लेकिन इन्होंने अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूल में यही बताया दैट ब्लेंडिंग कैन बी पॉसिबल. ओके, ये क्यों होती है ब्लेंडिंग? डोमिनेंट करेक्टर टोटली डोमिनेंट नहीं हो पाता रेसेसिव के ऊपर, इसी वजह से होती है. तो देख लेते हैं अब हम बुक में क्या दिया हुआ है. When experiments on pea plant were repeated using other trait in one plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in. अगर इसको साफ क्लियर भाषा में समझें तो उन्होंने ये कहा कि जब पी प्लांट पर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन्होंने ये पाया कि इनकी जो F1 प्रोजेनी थी उस F1 प्रोजेनी में जो भी प्रोजेनी मिली वो अपने ना तो मदर से रिजेंबल रखती थी और ना ही फादर से, जबकि इन दोनों के बीच के करेक्टर को रिजेंबल रखती थी. ओके, नेक्स्ट क्या बताया है. The inheritance of flower color in the dog flower, snapdragon और eranthemum species is a good example to understand incomplete dominance. एग्जाम्पल दिया है इन्होंने डॉग फ्लावर का जिसे स्नैपड्रैगन भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंथ्रियम. ओके, एंड मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा है 4 o'clock जिस मिराबिलस जलापा जिसको 4 o'clock भी कहा जाता है. ओके, तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिनको आप याद कर सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लेकर. एंड बहुत ही फनी से एग्जाम्पल्स हैं. डॉग फ्लावर मतलब डॉग ही पता ही है आप किसे कहते हैं, एंड 4 o'clock मतलब 4 बजे. तो इन दोनों से नाम से आप याद रख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल. ओके, ये गुड एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए. इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड अ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर द F1 वॉज पिंक. क्या किया मेंडल ने, इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस रेड एंड ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस व्हाइट प्लांट लिए और उनका जो एक्सपेरिमेंट कराया तो F1 प्रोजेनी में जो मिला वो ना तो रेड था ना व्हाइट था, जबकि क्या था, पिंक कलर था. ओके, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल आर का मतलब जब लाल है और स्मॉल आर मतलब व्हाइट है तो ये तो रेड आने चाहिए ना, रेड को डोमिनेट करना चाहिए व्हाइट को. लेकिन नहीं, रेड टोटली अपना डोमिनेंट करेक्टर नहीं दिखा पाया और जो कलर आया वो क्या आया, पिंक. ओके, नेक्स्ट है द F1 वॉज पिंक हो गया. व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया तब जो रिजल्ट आया वो 1:2:1 का रिजल्ट आया. मीन्स यहाँ पर अभी इनकी सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है, इनके सेल्फ पॉलिनेशन का रेशियो तो 1:2:1 ही आया, मतलब सेम आया, ये मेंडल के नियम के जैसा. लेकिन क्या इनका फिनोटिपिक रेशियो भी सेम था? देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, क्या इनका फिनोटिपिक रेशियो सेम था. हेयर द जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली as we would expect in Mendelian monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from 3:1. साफ साफ बोल रहा है कि जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो तो सेम आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के 3:1 रेशियो से सेम नहीं था. इसका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो भी 1:2:1 ही था, क्योंकि जब हमने क्रॉस कराया इसकी सेल्फ जनरेशन इसकी F1 प्रोजेनी में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो जो क्रॉसेस मिले वो सेम मिले जैसा मेंडल ने अपने क्रॉसेस में बताया था, सेम वैसे ही, क्योंकि जो 50% प्लांट हमको क्या मिले थे वो पिंक मिले थे. ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या थे, ये पिंक थे, ये टोटली रेड नहीं थे. दैट्स व्हाई इट्स फिनोटिपिक रेशियो वाज चेंज्ड. ओके, नेक्स्ट क्या बताया है. What happened was that capital R was not completely dominant over small r and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from red और white. बोल रहा है ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या हुआ होगा जो कैपिटल आर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाया स्मॉल आर के ऊपर. तो अब इसी के बाद इस
पूरे करेक्टर का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डोमिनेंस का जो करेक्टर था, जो डोमिनेट कर लेता है एक रेसेसिव करेक्टर को, इसी करेक्टर को उन्होंने समझने की कोशिश की और अदर एग्जाम्पल्स दिए। इन्होंने क्या किया, करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। सबसे पहले पूछ रहे हैं डोमिनेंस क्या है, ये क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम्स में, तो आप डोमिनेंस जानते ही हैं। डोमिनेंस क्या है, जो रेसेसिव को छिपा देता है और अपने करेक्टर शो करता है, उसे कहते हैं हम डोमिनेंस। व्हाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों है, कुछ एलील डोमिनेंट क्यों है और कुछ रेसेसिव क्यों है। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मेंडल ने अपने ये रूल्स दिए आगे। टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट अ जीन व्हाट जीन डज। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जीन क्या काम करता है। तो देखिए मैंने सबसे पहले यही हेडिंग बनाई है, व्हाट जीन डज। जीन क्या काम करता है, यहाँ पर हम यही बताएंगे। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हम जानते हैं कि हर जीन जो है वो कंटेन करता है एक इंफॉर्मेशन को, एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। ट्रेट मतलब करेक्टर जो हमको दिखाई देता है, फिनोटिपिकली जो हमको करेक्टर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट। तो हर जीन क्या कंटेन करता है, एक इंफॉर्मेशन को, ट्रेट की। नेक्स्ट, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन दैट इज एज अ पेयर ऑफ एलील। हम जानते हैं जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2 कॉपी होती हैं हर एक जीन की, जिसे हम एलील कहते हैं। एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। ये जो एलील्स हैं इन्हें हमेशा जरूरी नहीं होता कि आइडेंटिकल ही हो। आप जानते हैं ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, as in heterozygote, one of them may be different due to some changes that it has undergo which modify the information that particular allele। बोल रहा है ये जो हेटेरोजाइगोट होते हैं या होमोजाइगोट होते हैं, इनके अंदर ये ऐसे करेक्टर शो करते हैं, अगर ये अपनी प्रोजेनी में जाएंगे तो ये करेक्टर्स को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ओके, प्रोजेनी में से दूसरी प्रोजेनी में से कैसा करेक्टर आ रहा है और ये किस करेक्टर के जा रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर्स को बना देते हैं प्रोजेनी में जाकर। तो यही बता रहा है वो यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है उसमें, चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। बोल रहा है कि हम एक ऐसे जीन का एग्जाम्पल लेते हैं जो कंटेन करता है एक एंजाइम की इंफॉर्मेशन को। ओके, नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन दी 2 एलिलिक फॉर्म। यहाँ पर इस जीन की क्या होंगी, 2 कॉपी होंगी, जिसे क्या कहेंगे हम, 2 एलिलिक फॉर्म्स। लेट्स अज्यूम that the normal allele produce normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S। बोल रहा है हम एक ऐसे एंजाइम को एज्यूम कर रहे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल एलील है और नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, द मोडिफाइड एलील कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, अब यहाँ पर क्या बोला उसने, मोडिफाइड एलील जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। जो नॉर्मल एलील है वो क्या करेगा, सॉरी मॉडिफाइड एलील वो क्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई से भी 3 एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, जो कि नॉर्मल हो सकता है या लेस एफिशिएंट हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एंजाइम को प्रोड्यूस ही ना करे या फिर प्रोड्यूस करे तो वो नॉन फंक्शनल हो। देखिए मैंने इसमें इतना ही सारा लिख दिया और यहाँ 3 लाइन दी हुई हैं। क्या है इसमें, देखिए, दैट कंटेन अ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम। ये जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए है, एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, मतलब 2 एलीलिक फॉर्म हो गई। नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। देयर आर 2 सिचुएशन फॉर एलील। एलील के लिए 2 सिचुएशंस हैं, मोडिफाइड एलील रेसेसिव एंड अनमोडिफाइड एलील डोमिनेंट। जो मोडिफाइड एलील होगा, मोडिफाई हो जाएगा, वो अपने करेक्टर को कैसा भी कर सकता है, डोमिनेंट के अकॉर्डिंग अपने करेक्टर को छुपा सकता है। अगर डोमिनेंट करेक्टर आ गया तो अब वही वो डोमिनेंट है, वो अपने करेक्टर को हाइड नहीं करेगा, वो अपने करेक्टर को शो करेगा, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, अनमोडिफाइड एलील। एंड ये अनमोडिफाइड एलील जो होता है वो कैसा होता है, फंक्शनिंग, ये फंक्शंस करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर सबस्ट्रेट के बारे में बताया, वो सबस्ट्रेट क्या है आप जानते हैं। जब एक रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, एंड ये जो प्रोडक्ट बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, एक सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है इसमें जिसकी हेल्प से ये बनता है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट केस में द मोडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमोडिफाइड एलील। जो हमारा मोडिफाइड एलील है उसको अनमोडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट बता दिया।
ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर ही हैं। दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन। फर्स्ट इसने क्या बात करी है, सबसे पहले जो नॉर्मल एंजाइम है उस नॉर्मल एंजाइम के बारे में बात करी है, दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। ये सेम फिनोटाइप के बारे में बात करेगा। अगर नॉर्मल एंजाइम है, नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम है वो, तो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, ओके तो क्या होगा, ये सेम फिनोटाइप ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है, नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है। एंड रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इट्स इक्विवेलेंट पेयर आर वेरी कॉमन। इस टाइप के जो पेयर्स हैं वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन है, नॉर्मली यही इसी टाइप के नॉर्मल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, इफ एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। लेकिन अगर एलील प्रोड्यूस करे एक नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, देखिए इफ एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम देन फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। फिनोटाइप अफेक्ट हो सकता है क्योंकि कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा अब ये। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील। जो फिनोटाइप है, जो करेक्टर्स शो होते हैं फिजिकली, वो किस पर डिपेंड करते हैं, अनमोडिफाइड एलील पर। क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि अनमोडिफाइड एलील डोमिनेंट है और यही अपना करेक्टर शो करेगा। which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele। देखिए यहाँ साफ साफ इसने बोला है जो modified allele है वो अपना करेक्टर शो करेंगे क्योंकि ये dominant allele हैं, एंड जो modified allele हैं वो क्या है, recessive करेक्टर हैं और वो अपना करेक्टर शो नहीं कर पाएंगे। Hence in the example of above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme is produced। तो इसने साफ साफ यहाँ पर यही बताया है कि जो रेसेसिव ट्रेट सेकेंड जनरेशन में हमको दिखाई देता है वो इस वजह से दिखाई देता है अगर कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम आ जाता है या एंजाइम आता ही नहीं है, जिस वजह से रेसेसिव ट्रेट भी दिखाई देने लगता है। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड टॉपिक पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।